ये जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे कई एग्ज़ाम को, वनडे एग्ज़ाम को टारगेट कर सकता है। जैसे एसएससी के सारे एग्ज़ाम हो गए, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हो गए, आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स हो गए, एज़ वेल एज़ अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 11th में और आपने ज्योग्राफी ले रखी है, तो इसमें भी के लिए भी आपके ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। और एज़ वेल एज़ यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप में हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं आप लोग, हमने डेटा को बहुत अच्छी तरीके से इसमें PDF में सेट करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, मतलब इंडिया का जो एरिया है, उसमें 33% फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। जिनमें अगर हम लोग डिवाइड करें, हिल्स, जितना भी इंडिया का हिली एरिया है उसमें 60% फॉरेस्ट होने चाहिए, जितना मैदानी इलाका है, प्लेन एरिया है, उसमें 20% फॉरेस्ट होने चाहिए। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया का लगभग 33% हिस्सा फॉरेस्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ISFR की रिपोर्ट की, जो ISFR रिपोर्ट जिसने भी लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 में रिलीज़ की है, उसके बारे में देखते हैं। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, अगर हम बात करें उस स्टेट की जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो उसमें नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। और अगर बात करें सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आता है, तो हरियाणा, जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर हम लोग फॉरेस्ट के एरिया के अगर हम लोग स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का परसेंटेज देखते हैं, तो उसमें नंबर 1 पर स्टेट आता है मिज़ोरम, जहाँ पर उसके स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग 84.53% फॉरेस्ट है। नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 79.33% है। और सबसे लास्ट में भी इसमें भी हरियाणा आता है। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में दोनों में मिनिमम में क्या कौन आता है, हरियाणा। ठीक, अगर हम बात करें कि हर साल ये कि फॉरेस्ट किस राज्य में कितने बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम इंक्रीमेंट हो रहा है झारखंड में। ठीक, तो ये डेटा जो ISFR निकालता है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें FSI हेडक्वार्टर की, जो मेन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में, जिसका हेडक्वार्टर है, और जो कब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो फॉरेस्ट का सर्वे लेता है पूरे भारत में। ठीक, 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये कहाँ पर है, राज्य उत्तराखंड, और सिटी कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, तो ये सर्वे से रिलेटेड जितनी भी बातें थी फॉरेस्ट की, वो हमने पढ़ ली हैं। आगे पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो फॉरेस्ट को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, मेन 5 पार्ट है। ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक टेबल है जो हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तो इसका फिर स्क्रीनशॉट लेकर इससे रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस तरह के फॉरेस्ट के में कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहाँ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है और हवा में नमी होती है, और जहाँ पर भारी बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम रेन फॉरेस्ट की गणना की बात करें, तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर जिस एरिया में बारिश होती है वहाँ पर हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर पूरे साल भर का 22 डिग्री रहता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं इस फॉरेस्ट के। ये फॉरेस्ट बहुत ही घने होते हैं। ठीक, और इनके जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर से भी ऊंची होती है। मतलब कि ये जो पेड़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि इनके इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक, तो पहला फीचर क्या है, इनके जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वो 60 मीटर से ऊंची होती है, और फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो साल भर सेम रहती हैं। ठीक, कभी इनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं। ठीक, और साथ में डेंस कैनोपी ब्लॉक सनलाइट कीपिंग द फॉरेस्ट फ्लोर ब्लैक। ये इतना घने जो होते हैं, ऊपर से इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एक तरह का अम्ब्रेला, एक तरह का छत्र बना लेती हैं, और इतने घने हो जाते हैं कि ऊपर से एकदम बंद हो जाते हैं, और जो सनलाइट है वो यहाँ के ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितनी कम रोशनी दिखाई दे रही है इस फॉरेस्ट में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस तरह के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमको वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट जो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हमको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक,
और लक्षद्वीप में हमें ये पेड़ देखने को मिलते हैं। असम, मेघालय और नागालैंड के एरिया में भी हमें ये पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक, बात करें इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की, कौन कौन से ट्रीज इसमें उगते हैं, तो रोसवुड, महोगानी, इबोनी, रबड़ और सिनकोना, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो सिनकोना का जो ट्री है उससे हम, उसकी जो शाखाएं होती है उससे हमें क्यूकाइन नाम की एक पदार्थ मिलता है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की दवाइयों के रूप में किया जाता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि जो सिनकोना नाम का पदार्थ है वो किस फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। और किस पेड़, क्लियर है, सिनकोना ट्री किस फॉरेस्ट में आते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इज इट क्लियर? तो हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, इसकी लोकेशन समझ ली है। हम सेकंड फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाने वाला फॉरेस्ट है। ये इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसमें टोटल 65% यही फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, इस फॉरेस्ट को हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, बात करते हैं रेनफॉल रेंज। जिस एरिया में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश पर ईयर होती है वहाँ पर हमको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पढ़ा था, जहाँ पर हमें 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश देखने को मिलती है वहाँ पर हमें कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी लीफ शेडिंग की, कितनी पत्तियाँ इसमें झड़ती हैं, तो इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो 6 से 8 हफ्ते में झड़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन कब? गर्मियों के समय। ठीक, इनमें कौन कौन से पेड़ मुख्य पाए जाते हैं, टीक, शैगवान का जिसको हिंदी में बोलते हैं शाल, सैंडलवुड, शीशम, महुआ और पीपल। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये पेड़ दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्णपाती फॉरेस्ट। ठीक है, और एवरग्रीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदाबहार वन। इज इट क्लियर? तो पहले हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस फॉरेस्ट की रेंज होती है 170 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश जहाँ होती है वहाँ पाई जाती है। तो इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जहाँ से 100 से लेकर 200 मीटर तक सेंटीमीटर तक बारिश हमको साल भर में देखने को मिलती है, वहाँ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक, और जहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश हमको एनुअली देखने को मिलती है वहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम लोकेशन की बात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की लोकेशन। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा सा ड्राई वेदर रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिलते हैं, बिहार के मैदानी इलाकों में, मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में, और साथ में थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर के पार्ट में, मतलब यहाँ पर इस एरिया में हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम मॉइस्ट डेसिडियस की बात करें तो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। ठीक है, हिमालय के फुट हिल्स में, मतलब कि हिमालय के नीचे के इलाके में देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में, और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो इस एरिया में हमको देखने को मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और अभी हमने ईस्टर्न स्लोप पढ़ा था, यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? समझ गया? सॉरी मैं उल्टा बोल गया। ये जो ईस्टर्न स्लोप होते हैं ये वाले में हमको देखने को मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, और जो वेस्टर्न स्लोप होते हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? अगर हम लोग बात करें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के मेन ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं, टीक, शाल, नीम, पीपल, खैर, पलास, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम मॉइस्ट डेसिडियस के मेन ट्री की बात करें तो टीक, शाल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ और बैम्बू। ठीक, ये सीट क्लियर है। अब हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस के बारे से एक इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ लेते हैं। जो टीक और शाल का पेड़ होता है ये प्राइमरी कमर्शियल टिम्बर ट्री है, मतलब ये दोनों ही जो ट्रीज हैं टीक और शाल का, ये कमर्शियल चीज़ों में काम आते हैं, उद्योगों में काम आते हैं। जैसे हमने टीक का भी पढ़ाया था, शैगवान की लकड़ी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली। ठीक, और अगर हम बात करें सैंडलवुड का, तो सैंडलवुड कर्नाटक में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, रेलवे स्लीपर के कोच बनाने के लिए। ठीक, तो हमने दो फॉरेस्ट कवर कर लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इस तरह से थॉर्न जो झाड़ियों की तरीके दिखते हैं फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, एरिड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है उस इलाके में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो पानी की कमी है तो यहाँ पर बारिश कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से भी कम। जब 50 सेंटीमीटर से भी कम यानी कि मरुस्थल वाले इलाके में, डेजर्ट एरिया में हमको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट के स्पेशल फीचर्स के बारे में। इसके जो पेड़ होते हैं इनकी जो
रूट्स होती हैं बहुत ही लंबी और ज़मीन के अंदर होती हैं, ताकि जो ग्राउंड वाटर है मिट्टी के अंदर का उसको सोख सकें। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी होती है तो एकदम नीचे, मिट्टी के एकदम नीचे जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर जो जड़ है वो पानी को सोख सके, इसलिए इसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसकी जो स्टम्प्स होती हैं वो मोटी होती हैं ताकि अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकें। और साथ में जो इसकी लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी स्पाइन की तरीके, मतलब झाड़ी थोड़ी सी नुकीली होती हैं, ताकि वाटर लॉस, मतलब कि उससे पानी जो है वो कम निकले, यानी ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होए। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान हरियाणा वाला इलाका जो है यहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में पाए जाते हैं। थोड़े हमको दक्कन प्लेट्यू में भी देखने को मिलते हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं, बबूल का, पाल्म ट्री, यूफोर्बिया, कैक्टस, खैर और खेजरी। खेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजरी पेड़ जो है वो किसका, राजस्थान का स्टेट ट्री माना जाता है। ठीक है, स्टेट ट्री मतलब राज्य की है पेड़ है खेजरी के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ के कल्चर को भी डिस्क्राइब करता है खेजरी ट्री। अब हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं। ठीक, तो माउंटेन फॉरेस्ट को जो है वो जो माउंटेन में पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग माउंटेन फॉरेस्ट के एलिवेशन के अकॉर्डिंग, मतलब हिमालय की जो ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग माउंटेन फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर हम ऐसे समझें कि ये माउंटेन, ये हिमालय की रेंज है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में, मतलब अगर ये नीचे की ऊंचाई की बात करें तो नीचे वाली 1000 से 2000 मीटर के बीच में, तो वहाँ पर हमको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलती है, जिनकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, एवरग्रीन ही होते हैं, ये साल भर हरे भरे रहते हैं, जिनके एग्जाम्पल में ओक और चेस्टनट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएँ ऊंचाई में 1500 सेंटीमीटर से 3000 मीटर के बीच में, ठीक, तो यहाँ पर हमको कॉनिफिगरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें कौन कौन से ट्री आते हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर फेयर, स्प्रूट और सीडर का ट्री। अंडरस्टैंड। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर और चले जाएं 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको एल्पाइन के ट्रीज देखने को मिलते हैं, या कुछ झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिल्वर फिल, जुनिपर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन। ठीक, तो ये हमने क्लासीफाई करा है हिमालय वेजिटेशन को एलिवेशन के अकॉर्डिंग। ये सभी के सभी क्या हैं, माउंटेन ट्री हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करें देवदार ट्री की, तो देवदार ट्री जो होते हैं वो वेस्टर्न हिमालय की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो रेलवे के स्लीपर कोच बनाने के लिए किया जाता है, मतलब इनकी लकड़ी का इस्तेमाल, और हाउस बोट्स बनाने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करें साउथर्न माउंटेन ट्रीज, तो जो ट्रीज नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी के हिल्स में देखने को मिलते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, पनाली के हिल्स में, उस एरिया में माउंटेन ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलाज बोलते हैं। और यहाँ की कुछ फौना की बात करें, मतलब कौन कौन से एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं, तो कश्मीरी स्टैग, ठीक है, मतलब कश्मीरी लकड़बग्गा जिसको हंगुल बोलते हैं, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, मस्क ट्री, हिमालय ताहार और नीलगिरी ताहार पाए जाते हैं। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देवदार की जो लकड़ियाँ हैं उसका इस्तेमाल रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए होता है, और नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ी में हम माउंटेन, जो साउथर्न माउंटेन ट्रीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है, शोलाज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैंग्रोव ट्रीज क्या होते हैं। तो मैंग्रोव ट्रीज हमको कोस्टल इलाकों में देखने को मिलते हैं। कोस्टल इलाके मतलब समुद्र के पास वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो मोस्टली हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं वो सुंदरबन डेल्टा के पास देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा के किनारे में ये ट्रीज देखने को मिलते हैं। ये सब देख सकते हैं, ये समुद्र के किनारे, सुंदरबन डेल्टा के किनारे ये ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंग्रोव ट्री है। इनके फीचर क्या है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। ठीक है, जो पानी के अंदर मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी और पानी में मिट्टी मिली होती है, उसके अंदर जो गिलगिला दलदली वाला इलाका होता है उसके अंदर इसकी रूट्स पड़ी होती हैं। ठीक है, इनकी रूट्स यहाँ पर देख सकते हैं, पानी के अंदर दलदली इलाका है जहाँ पर ये मिट्टी है, उसके अंदर इनकी गहरी गहरी रूट्स पड़ी हैं। ट्रीज हैविंग वर्टिकल ब्रीथिंग रूट्स कॉल्ड नीमोफोटोरस। इनकी रूट्स को हम लोग बोलते हैं नीमोमेटोफोरस। ठीक है, इनको ब्रीथिंग रूट्स भी बोला जाता है। ब्रीथिंग रूट्स इसलिए बोला जाता है कि जब
ये क्या करती हैं, ये जो मिट्टी, जो दलदली वाली मिट्टी होती है उससे बाहर निकल आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। जब इनको ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करती हैं, वो रूट्स पानी के से बाहर आ जाती हैं, इसलिए इनको ब्रीथिंग रूट्स बोला जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, मैंग्रोव ट्रीज बैरियर का काम करते हैं, साइक्लोन रोकने के लिए, सुनामी रोकने के लिए, या फिर कोस्टल इरोशन रोकने के लिए बैरियर का काम भी करते हैं मैंग्रोव ट्रीज। ठीक, तो मैंग्रोव ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कहाँ मिलते हैं। ये अभी मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा के पास, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, नदियों का डेल्टा जो बनता है सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में वहीं पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी ट्रीज के ही नाम के बाद इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। इज इट क्लियर। अब हम बात करें इंडियन स्टेट में कितने कितने मैंग्रोव ट्री से कवर है। वेस्ट बंगाल में 42.45% मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, गुजरात में 23.66% और अंडमान और निकोबार में 12.39%। इज इट क्लियर। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाने वाली जो जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बस यही दो इंपॉर्टेंट है, और गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। ठीक, तो हमने फॉरेस्ट के सारे टाइप्स को जल्दी से कवर कर लिया अच्छे से, एकदम डिटेल में। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब हम फॉरेस्ट से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पढ़ लें। इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने जो टेबल स्टार्टिंग में देखी थी उससे। ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं जो सदा बाहर हरे भरे रहते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की बात करें, रोजवुड, महोगानी, मोनी, रबड़ और सिंकोना। वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट साइड पाए जाते हैं। डेसीडियस 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। इंपॉर्टेंट ट्रीज टीक, शाल, सैंडलवुड, शीशम। अभी लोकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी लोकेशन को हटा दिए। ट्रॉपिकल थॉर्न जो 50 सेंटीमीटर से कम एरिया में पाए जाते हैं। खेजड़ी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। माउंटेन फॉरेस्ट एल्टीट्यूड बेस्ड थे, ऊंचाइयों के अकॉर्डिंग, जिसके इंपॉर्टेंट थे ओक, देवदार, पाइन। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, सुंदरी सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, हम लोग मैप में समझ लेंगे कैसी लोकेशन है अपना। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमने कहाँ देखा, वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट में। ये रहा वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक, ट्रॉपिकल डेसीडियस की बात करें तो सेंट्रल इंडिया और गंगेटिक प्लांट। तो गंगेटिक प्लांट ये रहा, अब सेंट्रल बीच, मतलब ये जो इतना भी इलाका है यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल डेसीडियस देखने को मिलते हैं, मतलब कि 65% वाले इलाके में सबसे ज़्यादा यही पेड़ पाए जाते हैं पूरे भारत में। तो ट्रॉपिकल थॉर्न हमें ये देखने को मिल रहा है राजस्थान वाले इलाके में। माउंटेन फॉरेस्ट हमको पूरा हिमालय की बेल्ट में देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, कोस्टल बेल्ट, ये सुंदरबन डेल्टा के पास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ये वाले इलाका है। ठीक है, ये जो हमें इलाका देखने को मिल रहा है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एक्ट और फॉरेस्ट लॉ के बारे में, तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो आया 1972 में। ये जंगली जानवरों को बचाने के लिए, बर्ड्स को बचाने के लिए लाया गया था। दूसरे में हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में लाया गया था। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लाई थी कि लोग बेफजूल पेड़ों को ना काटें, पेड़ों की संरचना मतलब उनको कंजर्व करने के लिए। इसके बाद आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद आर्टिकल 253 के अंतर्गत ये एक्ट लाया गया था। अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, तो ये आया था 2002 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये 2010 में आया था। ठीक, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनके आपको टाइम याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके अधिकार के लिए लिया गया था। जितनी भी एसटी है, जो भारत के एरिया में जो भी जनजाति रहती है, वो अपने एरिया में खेती कर सके और उनका अधिकार उस फॉरेस्ट में है। ये चीज़ को बताने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट में कौन कौन से मूवमेंट हुए थे और इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो फेमस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है चिपको आंदोलन 1973 में। कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसको लीड किसने किया था, सुंदर लाल बहुगुणु ने। ठीक है, साथ में जो मेन नाम है, साथ में चांडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या था, ट्रीज को बचाने के लिए ट्रीज से चिपक कर एक मूवमेंट लाया गया था, चिपको मूवमेंट। इसी का सब पार्ट था अपिको मूवमेंट 1983 में। ये साउथ पार्ट में फैला था। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर कर्नाटक में, और इसको लीड करा था पेंडुरांग हेगड़े ने।
फिर उसी का ही एक रिलेटेड एक एक्ट और है 1730 में आया था, ये खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए आया था राजस्थान में, और इसको रिलीड करा था अमृता देवी बिश्नोई ने। ठीक, अगर हम कुछ डेज की बात करें इंपॉर्टेंट, तो वन महोत्सव 1950 से स्टार्ट किया गया था, जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। किसकी याद में, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? के एम मुंशी के द्वारा। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करें कब होता है? 21 मार्च को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 3 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग और बात करें कुछ और प्रोजेक्ट्स की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 में ये आया था। ये आया था चीता को बचाने के लिए। कब आया था? 1 अप्रैल 1973 में। किस पार्क में सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत करी गई थी। NTCA इसको मैनेज करता है, और आज टोटल 55 टाइगर रिजर्व इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको क्या कहते हैं, एलिफेंट को बचाने के लिए आया था, और एलिफेंट और ह्यूमन के रिलेशन को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट आया था 1992 में। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और अदर प्रोजेक्ट की बात करें, कौन कौन से प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में आया था UNDP और FAO की सपोर्ट से। इंडो राइनो विजन 2020 की बात करें, या प्रोजेक्ट राइनो 2005 की बात करें, इसमें टारगेट किए गए थे असम में 3000 राइनोस को बचाना है काजीरंगा नेशनल पार्क में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें तो 2009 में ये आया था। हिमालय की एक स्पीसीज़ है, उनको कंजर्व करने के लिए। तो इसके थोड़े डेटा पे की तरफ और ध्यान दे लेते हैं। तो अप्रॉक्स ये जो एलिफेंट वाला प्रोजेक्ट था, इसके अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो 27,300 हाथी इस समय इंडिया में हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल इस समय प्रेजेंट में कितने हैं? 18 हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या था? कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में था बना। सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो रण का कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो डिब्रू साइखोवा, जो कि असम में है। ठीक, और अभी लेटेस्ट अगर कोई जोड़ा गया है तो वो कौन सा है? पन्ना में 2020 में। 7 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें जो यूनेस्को के अंदर आती हैं अभी के समय में। जोग्राफिकल अगर देखा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कालादेव घना नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है फॉरेस्ट का टॉपिक। जो भी हमारे SSC रेलवे के एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें आती हैं लास्ट के ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इतना पढ़ लेते हो तो आप फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, एज़ पर ISFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। टीक और शॉल, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल ट्री स्पीसीज़ हैं, किस फॉरेस्ट के टाइप में पाई जाती हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। किंशोना, जैसे किंशोना आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ब्रीथिंग रूट्स जो कि होती हैं वो किस फॉरेस्ट में होती हैं? ब्रीथिंग रूट तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में। चिपको मूवमेंट 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो स्टार्ट हुआ था उसको किसने लीड करा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ इंडिया में? 1992 झारखंड में। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई NTPC में पूछा गया है, कोई CSR में पूछा गया है। अम्ब्रेला एक्ट जो था, ठीक है, तो वो किस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आया था? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा इंडिया में बनाया गया 1986 में? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वन महोत्सव फेस्टिवल 1950 में जो स्टार्ट हुआ उसका प्रोमिनेंट लीडर कौन था? KM मुंशी। और लास्ट और 10th क्वेश्चन, भारत का कितना % फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में होना चाहिए? तो 33%। ठीक है, और इसका भी 60% जो हिली इलाके हैं वहाँ पर फॉरेस्ट होने चाहिए, और प्लेन्स में कितने होने चाहिए? 20%। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एक क्विक रिवीजन जिसमें हमने पूरे फॉरेस्ट टॉपिक को कवर किया है। इससे बाहर आई होप कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।